नमस्कार। मिडल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़े नेता की मौत का दावा और इसके साथ उठते अनगिनत सवाल। तो आज हम इसी घटना की एक एक परत को खोलेंगे और ये समझेंगे कि सात समंदर पार जो ये लड़ाई हो रही है उसका हम पर यानी कि भारत पर क्या और कैसे असर पड़ने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सनसनीखेज दावे से। दावा ये कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनेई, वो एक बहुत बड़े अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए हैं। अब देखिए, ईरान की सरकार ने तो 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये खबरें अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई हैं। जरा सोचिए, अगर ये बात सच निकली तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है। चलिए समझते हैं कि इस हमले की रणनीति असल में थी क्या। ठीक है, तो थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये कोई आम मिलिट्री हमला नहीं था। इसका मकसद ईरान की फौज या उसके न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद करना बिल्कुल नहीं था। इसका निशाना था सीधा ईरान का नेतृत्व। इसे मिलिट्री की भाषा में डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, मतलब सीधा सिर पर वार करो। इस हमले का जो पैमाना था वो ही इसकी गंभीरता बता देता है। जो शुरुआती हमले हुए उनमें 200 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान एक साथ एक ही मिशन पर। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ताकत का एक खुला प्रदर्शन था जिसका मकसद था ईरान की सत्ता को उसकी जड़ों से हिला देना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ईरान जैसे देशों में सारी की सारी ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है। सुप्रीम लीडर और उनके जो कुछ करीबी लोग हैं वही पूरा देश चलाते हैं। तो हमला करने वालों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी कि अगर इन मुट्ठी भर लोगों को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये ईरान के अंदर की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं। एक तरफ सरकार शोक मना रही है और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि आम लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं अपने बुर्के उतारकर इस कट्टरपंथी शासन के अंत का स्वागत कर रही हैं। ये दिखाता है कि ईरान की सरकार और वहाँ के लोगों के बीच कितनी गहरी खाई बन चुकी है। अब ये समझते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में ईरान इतना घिरा हुआ और अकेला क्यों महसूस कर रहा है। अगर हम मिडिल ईस्ट का नक्शा उठाकर देखें तो ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत दिलचस्प है। पश्चिम में इराक है, उत्तर में तुर्की, पूरब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ईरान अपने भाइयों के बीच बिल्कुल महफूज है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे उसके अपने ही पड़ोसी, जो कि मुस्लिम देश है, असल में अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और यहाँ पर काम करता है इतिहास का वो सदियों पुराना शिया सुन्नी का झगड़ा। ईरान एक शिया पावर है जबकि उसके ज्यादातर पड़ोसी सुन्नी हैं, और इसी वजह से इन देशों ने अपनी जमीन पर अमेरिकी मिलिट्री बेसों को जगह दी है जो ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये देखिए, कतर में है अल उदीद एयरबेस। ये समझिए कि पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है। फिर यूएई में अल दफरा एयरबेस। बहरीन में तो अमेरिकी नेवी का पूरा 5th फ्लीट बैठा है जो फारस की खाड़ी के हर कोने पर नजर रखता है। कुवैत, सऊदी अरब, हर जगह अड्डे हैं। मतलब ये एक ऐसा लोहे का जाल है जिसे अमेरिका ने दशकों से तैयार किया है, और आज ईरान इसमें बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस संकट के समय में ईरान बिल्कुल अकेला खड़ा है। चीन और रूस, जो खुद को उसका दोस्त बताते हैं, उन्होंने भी सिर्फ बयान दिए हैं, कोई ठोस मदद नहीं भेजी। और यही जियोपॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई है कि जब आप पर मुश्किल आती है तो सिर्फ आपकी अपनी ताकत ही आपके काम आती है। अब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहने वाली। इसकी जो लहरें हैं वो पूरी दुनिया में महसूस की जाएंगी और ख़ास तौर पर भारत पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखते हैं कैसे। अपने ऊपर हुए हमले के जवाब में ईरान ने अब अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अगर नक्शे पर देखें तो यह पर्शियन गल्फ को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है। ये दुनिया की वो नस है जिससे होकर दुनिया के एक बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है, और इसे बंद करने का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन मरोड़ देना। इसका असर क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक कदम से कच्चे तेल की कीमतों में कम से कम 10% का उछाल आ सकता है,
और ये 10% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर घर के किचन से लेकर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों तक हर चीज को महंगा करने की शुरुआत हो सकती है। और ये चीज हमें यानी भारत को सीधे सीधे हिट करती है। पहला, पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है हमारे किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाना महंगा, फसलों को मंडी तक लाना महंगा, जिससे खाने पीने की हर चीज महंगी होगी। दूसरा, खाड़ी देशों में जो हमारे लाखों भाई बहन काम कर रहे हैं, उनकी जान और उनकी नौकरी अब एक गंभीर खतरे में है। और तीसरा, भारत का वो बहुत बड़ा सपना आईमेक कॉरिडोर, जो भारत को सीधे यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप से जोड़ने वाला था, वो अब लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में जा सकता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये ग्लोबल ट्रेड में भारत की बढ़ती ताकत का सिंबल था। तो इस पूरी उठापटक से भारत को क्या सीखना चाहिए? इसमें हमारे लिए कुछ बहुत गहरे और जरूरी सबक छिपे हैं। एक पुरानी कहावत है, हम सब ने सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यकीन मानिए आज की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, वो इसी एक लाइन पर चलती है। सीधी सी बात है, अगर ताकत है तो दुनिया आपकी सुनेगी, आपके बनाए नियम मानेगी। अमेरिका आज जो कुछ भी कर पा रहा है, वो अपनी इसी बेहिसाब ताकत के दम पर कर रहा है। इसीलिए भारत के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक है कैपेसिटी, यानी अपनी फौजी और आर्थिक ताकत को असल में इतना बढ़ाना कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। और दूसरी है डिटरेंस, यानी इतने ताकतवर बन जाना कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखने की भी हिम्मत न करे। ये दोनों चीजें बिल्कुल रेल की 2 पटरियों की तरह हैं, जिन्हें हमेशा साथ साथ ही चलना होगा। और भारत इस पूरे संकट में एक समझदार गांव के मुखिया की तरह बर्ताव कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने फौरन ईरान और इजरायल दोनों देशों के लीडर्स से बात की और तनाव कम करने के लिए शांति बनाए रखने की अपील की। हम किसी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हुए सबको शांति का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज की इस दुनिया में जहां दोस्ती और दुश्मनी पल भर में बदल जाती है, जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा समझी जाती है, क्या अपनी कैपेसिटी और डिटरेंस ही किसी भी देश के सबसे बड़े और सबसे सच्चे दोस्त हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।